मारने का काम कर रहे हैं उनके पक्ष। चलिए लक्ष्मी जी आएंगे आपके पास। अभी बहुत सारा वक्त अभी बाकी है, उसे लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। सवालों के सिलसिले तो अभी शुरू हुए हैं, अभी तो सिलसिले शुरू हुए। बिल्कुल, और ये लंबा चलेगा सिलसिला, लेकिन उससे पहले किसने प्रचार में कितना दम दिखाया, कितनी दौड़ भाग की, कितने किलोमीटर नाप दिए, जरा उनका भी जिक्र कर लेते हैं। और सबसे पहले बात लेट हो जाए भारत के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की। तो लगातार उनकी रैलियों की संख्या हम आपको बता रहे हैं, रोड शो उन्होंने कितने किए हैं, कितना पसीना उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान बहाया है, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 रैली और रोड शो किए हैं। 24 का रण, दिग्गजों का दम, किसने कितना दम लगाया। रैलियों और रोड शो की बात कर ली जाए, 206 रैलियां और रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे स्टार कैंपेनर का भी दौड़ भाग देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रैलियां की हैं 188 रैलियां और रोड शो मिलाकर 188 कार्यक्रमों में इन्होंने हिस्सा लिया, जहां कमल का फूल खिलाने की अपील अमित शाह की ओर से की गई। तो लगातार ये दोनों स्टार कैंपेनर, और सबसे ज्यादा इनकी डिमांड्स होती है, जो प्रदेश संगठन डिमांड भेजते हैं उसमें सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री और अमित शाह की। और उसके बाद जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, 24 का रण, दिग्गजों का दम, 87 रैलियां रोड शो जेपी नड्डा ने की हैं। यानी जो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कमल खिलाने के लिए लगातार जो उन्होंने कोशिश की है। अब कांग्रेस के खेमे की बात कर लीजिए। हाथ का साथ देने के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी, 107 रैलियां रोड शो की, न्याय यात्रा की बात अलग, लेकिन यहां पर 107 जगह पर रैली रोड शो मिलाकर किया है। और अब कांग्रेस के दूसरे स्टार कैंपेनर का जिक्र कर लेते हैं, भाई का बखूबी साथ निभाती आई प्रियंका गांधी। इन्होंने 108 रैलियां, कुल अगर रैली और रोड शो की बात कर ली जाए 108 रैली और रोड शो इन्होंने किए हैं। बात मल्लिकार्जुन खड़गे की भी होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 100+ में इनकी रैलियां और रोड शो और संबोधन रहा है। 100+, जी हां, 100 से ज्यादा का यह आंकड़ा, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे इस उम्र में भी लगातार पार्टी के नेताओं को एक साथ रखते हुए, नीतियां बनाते हुए, इंप्लीमेंट कराने में जोर देते हुए यहां पर काफी सक्रिय दिखाई दिए हैं। लगातार कई बार ऐसा भी हुआ कि जब राहुल बीमार हो गए तो उनके हिस्से की भी रैली मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी आई। ये बड़ा चेहरा है, राजनीति का उनको गहरा तजुर्बा है, और वो उनको जब वो इस्तेमाल करते हैं उस तजुर्बे का, वो भी आपको नजर आएगा। और अब बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस समय की जो आ रही है, ये बता रहे हैं आपको, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है नड्डा ने। भारत के चुनाव रिसर्च का विषय है, यह कहना है जेपी नड्डा का। इलेक्शन कमीशन ने बारीकियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराया है, जनता को धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया है जेपी नड्डा ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत का जो चुनाव है ना, उसमें तो रिसर्च होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बारीकियों का ध्यान रखकर यह चुनाव पूरा करवाया, जनता को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। सुनवाते हैं आपको। के पर्व को बहुत अच्छे तरीके से और पूरी ताकत के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से साधुवाद भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और सच में यह दुनिया के लिए देखने वाला विषय है कि किस तरीके से चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराता है और किस बारीकियों को ध्यान में लेकर के कराता है। यह सच में एक रिसर्च का विषय भी है, शोध का विषय भी है। आपने सुना, उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल लगातार जो है प्रतिक्रियाएं वो हैं सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जनता को धन्यवाद दिया गया, इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया गया। वोटिंग जो है बस खत्म होने को है और इसी के साथ आज 1 तारीख का जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएगा, सबको इंतजार होगा 4 तारीख का जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 एग्जिट पोल आपको दिखाने वाला है और बताने वाला है कि जनता की राय क्या है, अनुमान क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान क्या है। उन्होंने
अलग अलग लोगों से बातचीत की। हमारा सैंपल साइज की अगर बात की जाए तो वो 95,000 से ज्यादा का रहा। लेकिन इस वक्त टैली आप देख लीजिए, ये टैली आप नजर डाल लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 2019 की मेरे सामने टैली आप जो देख पा रहे हैं, ये 2019 की तस्वीर है। तस्वीर समझ लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव का रण जो हुआ था उसमें क्या तस्वीर थी, तो 353 ये आप जो देख रहे हैं, इतना बड़ा आंकड़ा जो है। इसके बाद अब 400 पार की बात की जा रही है 2024 में। 353 का यह आंकड़ा जो देख रहे हैं, यह एनडीए के साथ था, जबकि यूपीए आप जो देख पा रहे हैं वो केवल 91। और यूपीए जो उस तरफ आप देख पा रहे हैं 91, ये जो है अब इंडिया हो चुका है। 2014 की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। 2014 की तस्वीर क्या थी, ये तो 2019 की पिछले बार की तस्वीर। 2014 की तस्वीर क्या थी, देखिए 2014 की तस्वीर हमने आपको मैजिक वॉल से भी दिखाई थी। और एनडीए और यूपीए के नतीजे 2014 के देख लीजिए, यानी कितनी बड़ी बढ़त उस वक्त बीजेपी को और कितना बड़ा झटका उस वक्त कांग्रेस को मिला था या यूपीए को मिला था। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं 336 एक तरफ और दूसरी तरफ 60 यूपीए, और फिर अन्य जो है वो 147। मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आप समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश क्या कुछ कह रहा है, मध्य प्रदेश क्या कुछ संदेश देकर गया बीते सालों में, बीते पिछले चुनाव में और उसके पहले के चुनाव में। तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल तस्वीर साफ थी, क्लियर कट तस्वीर थी। बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, अन्य के लिए कोई जगह मध्य प्रदेश में है भी नहीं। मध्य प्रदेश में 2 दलीय प्रणाली कह सकते हैं, या 2 दल मुख्य रूप से रहते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1 सीट आपको मालूम है छिंदवाड़ा, बड़ा जोर लगाया गया इस बार भी बीजेपी की तरफ से। लेकिन 2014 की तस्वीर मध्य प्रदेश की जाना जरूरी है, क्योंकि यह बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। 2014 की तस्वीर में यूपीए या कांग्रेस जो जिसे कहा जाएगा, 2 सीटें कौन कौन सी, एक छिंदवाड़ा जो पारंपरिक सीट कही जाती है, कमलनाथ की सीट कही जाती है, दूसरी गुना सीट जो है 2019 में कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चली गई थी। और उसके बाद कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे। बीजेपी की 27 सीटें इस बार भी क्या वही रिपीट होने वाला है। तस्वीर क्या होने वाली है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो बीजेपी ने बनाया था। बीजेपी कहती है 2019 की तस्वीर जरा देख लीजिए, 2019 की तस्वीर, बीजेपी 9 सीटों पर जबकि कांग्रेस केवल 2 सीटों पर रह गई। कौन कौन सी सीटें आपको मालूम है, ये 2019 की तस्वीर जरा देख लीजिए। बस्तर की 1 सीट थी और दूसरी सीट थी कोरबा की। लेकिन 2014 की तस्वीर क्या थी, 2014 की तस्वीर बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, क्योंकि 2014 में अगर बात की जाए तो 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि 1 सीट, और 1 सीट कौन सी, वो भी दुर्ग की सीट जिस पर ताम्रध्वज साहू जीते थे। और ताम्रध्वज साहू एक बार फिर से मैदान में, लेकिन इस सीट से मैदान में नहीं है, महासमुंद से उनको पार्टी ने इस बार टिकट दे दिया है। लेकिन पिछली 2 चुनाव की तस्वीरें आपको हमने दिखा दी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डेटा आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ की 2014 में तस्वीर क्या थी, परिस्थिति क्या थी, वहां पर क्या आंकड़े थे ये आपको बता दिए। 2019 में क्या आंकड़े थे बता दिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर, दोनों बार में अगर देखा जाए तो बीजेपी की मजबूती साफ तौर पर जो है वो नजर आई है। और हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, उनसे चर्चा लगातार हम करते रहेंगे। और हमारे 2 खास सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू ललित एंड अपर्णा। पुनीत, चर्चा भी हम कर रहे हैं और पुनीत ने आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये वर्गीकरण तो आपको समझाया कि स्टेट में क्या असर था। 2019-2014 की हिस्ट्री उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दी। और अब 2024 में आपने क्या आदेश सुना दिया है उसकी झलक हम आज दिखाएंगे। और 4 तारीख को तो आपका जनादेश सबके सामने ही होगा। जी विलक्षण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुद्दों की बात अगर करें तो एक रैलिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश गई थ्रू आउट द इलेक्शन की, एक ऐसा मुद्दा जिस पर लहर दिखाई दे। लेकिन 400 पार के साथ शुरू हुई बीजेपी के दावे में अगली बार अलग अलग तरह के बयान सामने आ गए। लेकिन एक ऐसा मुद्दा क्या आपको लगा जो शुरुआत से लेकर आखिर तक लगा हो कि जनता के बीच में उस मुद्दे को लेकर पैठ बनाने की कोशिश की गई है, या वोट की अपील की कोशिश की गई, या जनता उस एक मुद्दे पर इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी? एक्चुअली ये जो एक 400 का नारा है यही अपने आप में एक पूरे इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ये वोटर्स के साथ साथ कनेक्ट भी करता रहा है। क्योंकि देखिए, अगर इसको 2 लेंसेज से देखा जाए, भाजपा अगर बीजेपी की तरफ से इस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो ये चुनावों में और खासकर जो एक विधानसभाओं के सेमीफाइनल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन के बाद
जितने भी कार्यकर्ता हैं और कोर वोटर्स हैं उनके अंदर एक जबरदस्त लहर जोड़ने का काम किया गया। इसका मेन मोटिव यही था कि इसको किसी तरह से 400 पार का जो नारा है वो बीजेपी के आगे आने वाली लेंथ को और आगे जो बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए लोग दूसरी पार्टी के या अदर वोटर से ललायत हैं उनको जोड़ा जाए। बट ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसको विपक्ष ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट किया। सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक पढ़े लिखे मतलब सेक्शन में एक लोग हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस से या लॉ से रिलेटेड रखते हैं, उनको ये चीज बता दी कि आने वाले समय में परिसीमन आने वाला है और 400 एक स्पेशल मेजॉरिटी का नंबर क्रिएट करता है। और यही विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया कि संविधान को बदलने की कोशिश भाजपा इस चुनाव के बाद करने लगी है। तो धीरे धीरे आपने देखा कि विपक्ष का नैरेटिव भी पूरा चेंज होता गया। उन्होंने ये कोशिश करी